सभी दोस्तों, भाइयों और सभी मेरे छोटे प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं भी एक टीचर हूँ और आपकी काफ़ी समस्याएं मैंने सुनी हैं। मैं जब भी कहीं जाता हूँ गांव में और वहाँ कोई माता बहनों से बात होती है कि वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को नवोदय का फॉर्म तो भर दिया लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो मुझे सुन के बहुत दुख होता है कि अपने बच्चों को ये सुविधाएँ नहीं मिल पा रही है। खास तौर पे गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे या ऐसे बच्चे जो दूर दराज सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। मैं भी नवोदय क्लासेस की तैयारी करवा रहा हूँ मेरे विद्यालय के बच्चों की। तो जब मैंने ऐसी समस्याएं सुनी तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए उन बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रयास। हालांकि मेरे पास संसाधन और अच्छे कैमरोज की आवश्यकता है, मेरे पास उपलब्ध नहीं है। फिर भी मैं प्रयास करना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं उपलब्ध करवा सकूँ कि आप नवोदय की तैयारी कर सकें और अपना सिलेक्शन दे सकें। मेरा प्रयास रहेगा। पहला प्रयास है यूट्यूब पे, बाकी ऐसे में मेरे बच्चों को रेगुलर तैयारी करवा रहा हूँ। तो मेरा प्लान ये है कि मैं परीक्षा पैटर्न वगैरह सब आपको बताने वाला हूँ। फिर भी मैं ये कह दूँ कि टोटल 50 क्लासेस मैं लेने वाला हूँ। उन 50 क्लासेस में 20 मैथ्स की, 20 मेंटल की और 10 हिंदी की रहेगी। बीच बीच में हिंदी और मैथ्स में कुछ टीचर्स को भी जोड़ा जाएगा। वो भी आपकी 1-2 क्लासेस जितनी हो पाएगी वो लेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट या इम्पोर्टेंट मेथड्स है वो आपको सिखाएंगे। फिर भी मेरी क्लास सबसे ज़्यादा होगी और रेगुलर होगी। तो ये 40 यानी कि आपका 29 अप्रैल को नवोदय का पेपर है, उसके पहले कम से कम 8 से 10 दिन पहले पूरे 50 क्लासेस करनी है और उन क्लासेस में आप लोगों को पूरा कोर्स कवर करवाया जाएगा। फिर भी कुछ छूटता है तो कमेंट सेक्शन में आप वो प्रश्न या सवाल या जिस प्रकार की समस्या है आप कह सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि सबके सवालों का जवाब दिया जाए और उनको हल किया जाए। अब चलो चलते हैं अब नवोदय पे। इंट्रो है आज का। इंट्रो में मैं केवल 5 मिनट लूँगा, उसके बाद क्लासेस शुरू हो जाएगी अपनी। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि बुक्स की। देखो, मार्केट में ईजी में एक बुक मिलती है, आप वो भी ले सकते हैं। मैं किसी प्रकाशन का या पब्लिकेशन का मैं प्रचारक नहीं हूँ, फिर भी जो ईजीओ में मिलती है मार्केट में वो ये बुक होती है। इस बुक को आप ईजी में मार्केट से कहीं से भी खरीद सकते हैं। जो उपकार पब्लिकेशन की बुक है और ये जो बुक है कहीं भी मार्केट में 190 रुपये या 200 रुपये में मिल जाती है ईजी में। इसके अलावा गणित के लिए आप लोग यहाँ पे गणित की बुक है जो यहाँ पर रामनिवास मथुरिया की है। ये बहुत अच्छी बुक्स आती है, शॉर्ट ट्रिक्स होती है इसमें, इसकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे हो, उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका कवर करवाना मेरी जिम्मेदारी है। तो ये सब मैं कवर करवाने के प्रयास करूँगा और भी जहाँ से मुझे मैटर मिलेगा मैं उसको आप तक पहुँचाऊँगा इन वीडियो के माध्यम से। हालांकि 50 वीडियो में पूरा सिलेबस कवर करना इतना आसान नहीं होगा, फिर भी मैं सिलेक्टेड सब पढ़ाऊँगा और सिलेक्टेड के अलावा आपको इस बुक को तो खरीदना ही पड़ेगा। या ऐसी कोई और बुक हो मार्केट में जो नवोदय की तैयारी करवा रही हो, उसको भी आप खरीद सकते हैं। इसका कोई ये नहीं कि इसी को लें, लेकिन मैं इसके सिलेबस और इसके जो टॉपिक्स के उसके अनुसार पढ़ाऊँगा। तो आज अपन जो पहला टॉपिक है संख्या मैथ्स का, वो शुरू करने वाले हैं और जो भी बातें हैं वो पूरी करेंगे और सिलेक्शन होगा, ये पक्का है। बस थोड़ा सा प्रयास आपका होना चाहिए। एक छोटी सी शायरी लिखी है मैंने, मैं बोलना चाहूँगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में दोस्तों, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्रयास आप करो, थोड़ा सा प्रयास मैं करता हूँ। अगर खुदा ने चाहा, भगवान ने चाहा तो ज़रूर सफलता मिलेगी। और एक अपने अगर कुछ भाइयों का भी सिलेक्शन हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। अपनी जो भी क्लासेज है बिल्कुल निःशुल्क है। मेरा जो चैनल चलता है मेरे स्कूल का ही चैनल है, मैं स्कूल के वीडियोज़ सॉन्ग्स वगैरह मैं अपलोड करता रहता हूँ। उसके अलावा उसमें कुछ गलत चीज़ें नहीं है। अब ये 50 1-to-1 क्लासेज इसमें अपलोड की जाएगी। एक दिन में एक या दो अपलोड की जाएगी और आपको
30 से 35 दिन में ये पूरा कोर्स करवा दिया जाएगा, यानी कि 15 अप्रैल के पहले करवाने का पूरा प्रयास है। उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हो। एक वीडियो अगर समझ में नहीं आए तो उसको बार बार देखें और उस वीडियो के माध्यम से आप सवाल या प्रश्न या हिंदी के गद्यांश वगैरह ग्रामर है वो सॉल्व करें। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको लाइव वीडियो में आके मैं वापस समझाऊंगा। ये थी मेरी गुजारिश विनती। अब इसके बाद इंट्रो अपना इतना ही है, आगे के क्लासेस में कोई इंट्रो नहीं रहेगा, डायरेक्ट क्लास चलेगी। आज पहला दिन था इसलिए मैंने इंट्रो रखा। सबको इस जुड़ने के लिए प्रयास करें। अब अगर कोई आपके आसपास नवोदय की तैयारी कर रहा है या कोई ऐसा बच्चा है जो आपके परिवार में कर रहा है और कोचिंग या किसी प्रकार का संसाधन उसके पास उपलब्ध नहीं है तो वीडियो उसको बताएं, उसको शेयर करें यूट्यूब के माध्यम से और कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को लग के अध्ययन रेगुलर करवाएं। सिलेक्शन ज़रूर होगा, प्रयास करते रहिए, हिम्मत मत हारिए। जय हिंद, जय भारत। लेके आया हूँ मैं नवोदय परीक्षा के लिए और आज इस तैयारी के साथ मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इतना मिले कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। फिर भी शुरुआत है, कुछ गलतियाँ होती है तो उसको इग्नोर करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। तो सबसे पहले आज बात करने वाले हैं अपन परीक्षा के पैटर्न या परीक्षा के अंक विभाजन की। देखो, आप लोगों के टोटल परीक्षा में 80 प्रश्न आने वाले हैं, 25 क्वेश्चंस। उनमें से 40 क्वेश्चन मेंटल के, 20 मैथ्स के और 20 हिंदी के, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और टोटल अंक जो होंगे वो होंगे 100, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा और इसके आधार पे आप लोगों का विभाजन होगा। समय की बात करें तो पूरे पेपर को करने के लिए 2 घंटे यानी कि 120 मिनट आप लोगों को मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? 120 मिनट। ये देखिए 120 मिनट का आपको समय मिलने वाला है, जबकि मेंटल 40, गणित 40, भाषा 40, कुल 40 और समय सब में अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो ये है अपना अंक विभाजन और प्लानिंग। बात करें अपन इसकी तो देखो, जो भी पेपर होगा OMR शीट आएगी, आप लोगों को मैं उपलब्ध करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसका PDF निकाल के आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। पेपर 29 अप्रैल को होने वाला है, जो आ गया, लगभग 1.5 महीना बाकी है। सुबह 11:30 से 1 बजे के बीच में 2 घंटे का पेपर होगा। कुल 80 प्रश्न है और समय होगा। परीक्षा के जो प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे, अबसदा वाले। JVL कक्षा की जो परीक्षा है OMR शीट ऑफलाइन होगी। OMR शीट को भरने में 3 सेक्शन होंगे। इसमें 3 सेक्शन देख गए, मेंटल रीजनिंग और मैथ्स और हिंदी, और टोटल 100 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का होगा और टोटल काम करने में 2 घंटे होंगे। सबसे अच्छी बात है ये, इस बिंदु पर विशेष ध्यान दें कि आप लोगों के कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब समझ सकते हो आप लोग? नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब हुआ कि आप लोग जो सारे प्रश्न करके आने हैं, चाहे वो आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, छोड़ के कोई प्रश्न नहीं आना। अब कोशिश करें कि टाइम के अनुसार भरते रहें और अभी से जो मॉडल पेपर मैं डालूंगा या जहां भी आपको मिले उनकी प्रैक्टिस करते रहें, ताकि 2 घंटे में आपका पेपर हो जाए, क्योंकि ये 2 घंटे अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये थी अपनी आज की बात। सिलेक्शन जरूर होगा, बस मेहनत रेगुलर रखें और जो मैंने बुक्स बताई है उसकी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा भी मैं एक्स्ट्रा तो मैं मैटर पढ़ाऊँगा, उसकी आपको हेल्प मिलेगी 100%, मैं आपसे वादा करता हूँ। और दूसरी बात जो है, आप लोगों को रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 6 से 8 घंटे डेली आप रेगुलर दो, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। अब आज की इस पैटर्न के यहाँ ये जो भी है मैटर था खत्म हुआ। अब चलते हैं अपनी क्लास की ओर, क्योंकि आज से अपन प्रथम क्लास शुरू कर रहे हैं मैथ्स की, तो उस क्लास को अपन शुरू करते हैं। चलो लेट्स गो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले अपने नवोदय का सिलेबस, उसका परीक्षा का पैटर्न और किताब के बारे में चर्चा की। आज से अपनी जो ये सीरीज शुरू हो रही है, इस सीरीज में टोटल ये भी बताया गया है कि कितने टॉपिक और किस तरह से कितने पार्ट में बनाया जाएगा। तो 50 पार्ट में अपना पूरा ये होने वाला है। और आज अपन शुरू कर रहे हैं गणित के साथ, यानी कि मैथ्स। और नवोदय का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेंटल, मैथ्स और हिंदी। सभी के प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब ज़्यादा समय अपन वेस्ट नहीं करेंगे और पढ़ाई में आगे
इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन आज बिल्कुल बिगिनर की तरह बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। फिर भी कोई इसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई चीज समझ में नहीं आए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। उस समस्या को मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। चलो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले चीज होती है संख्या। संख्या किन अंकों से मिलकर बनती है? वो अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। आप लोगों के सामने दिख रहे होंगे, ये जो अंक है 0 से लेकर 9 तक, इन अंकों से मिलकर बनती है संख्या। ये जितने भी अंक है ये सब संख्याएं बनी हुई है और इन संख्याओं के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संख्या किसे कहते हैं, क्या होती है संख्याएं, और पूरी गणित में इनका क्या महत्व है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो वो गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने में, किसी वस्तु को मापने में, किसी का नामकरण करने में आदि में इन चीजों का उपयोग किया जाता है, उन सभी को अपन संख्याएं कहते हैं। अब संख्याएं तो अपने समझ में आ रही कि संख्याएं क्या है, यानी इनका उपयोग कहां कहां किया जा रहा है, लेकिन इनके प्रकार कितने होते हैं और प्रकार में भी इनको कैसे समझें कि कौन सी संख्या किस प्रकार की है, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करते हैं। पहली चीज होती है, तो फर्स्ट चीज अपन देखते हैं, मैं एक लिस्ट के रूप में बता रहा हूं, फिर सबका अलग अलग विस्तृत रूप से अपन समझेंगे। तो पहली चीज है आपके प्राकृतिक संख्याएं, यानी प्राकृत संख्याएं। दूसरी चीज होती है अपनी सम संख्याएं। तीसरी होती है विषम संख्याएं। चौथी पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, भाज्य, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक और अवास्तविक संख्याएं। यानी 12 प्रकार की संख्याओं के बारे में गणित में पढ़ते हैं अपन, लेकिन अपने सिलेबस के अनुसार अपन यहाँ पर प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और परिमेय संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे। अब इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए अपन सबसे पहले लेते हैं प्राकृत संख्याएं। तो सबसे पहली चीज जो होती है आप लोगों के सामने आ चुकी है, प्राकृत संख्याएं। देखो, प्राकृत संख्या क्या होती है और किस तरह से अपन इनको समझ सकते हैं। प्रकृति में, या कह सकते हैं कि सबसे पहले जो गणित की अवधारणा आई, गणित की अवधारणा के साथ प्राकृत संख्याएं आई और प्राकृत संख्याओं से ही गणित का आगे विस्तार हुआ। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है कि ये जितनी भी संख्याएं किसी वस्तु को या किसी सामग्री को या किसी को भी गिनने के रूप में काम में ली जाती है। तो ये शुरुआत होती है 1 से, यानी कि अगर एक प्रश्न बनता है छोटा सा, आगे उसकी चर्चा करेंगे अपन, लेकिन मैं बता दूं कि प्राकृत संख्याएं जो होती है उनमें अगर प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है आप लोगों के सामने जो 1 दिख रहा है, ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। यानी कि प्राकृत संख्याओं की शुरुआत होती है 1 से। प्रश्न कई इस प्रकार से बनते हैं कि 2 अंकों की प्राकृत संख्याएं कुल कितनी होती है, यानी कि 2 अंक कहां तक आएंगे, 99 तक। तो वहां तक 1 से लेकर 99 तक 2 अंकों की कितनी प्राकृत संख्या है, तो 99 हो गए। उसमें से फर्स्ट के 9 माइनस कर दो, यानी कि 90 संख्याएं जो 2 अंकों की है वो प्राकृत संख्याएं हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं, पिछली बार आए हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं अपन। तो इस प्रकार होती है प्राकृत संख्या। दूसरी संख्या, प्राकृत संख्याओं में केवल 0 लगा दो। प्राकृत संख्याओं में 0 लगा दो तो सब कुछ पूर्ण हो गया, यानी अपना काम कंप्लीट हो गया। कहते हैं ना कि कोई चीज पूर्ण हो गया भैया। तो पूर्ण संख्याएं होती है जो होती है अपनी, जिसमें 0 लगते हैं, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती है। यानी कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ऐसा प्रश्न आया एक बार पहले सत्य असत्य में। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न आया था, उसमें सत्य असत्य समझना था। तो इन चीजों को समझने के लिए अपन को सबसे पहले इस चीज की जानकारी होना जरूरी है कि प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं में अंतर क्या है। तो पहली चीज प्राकृत संख्या देखिए, अपने 1 से शुरू
है और अनंत तक चलती है, यानी कि कोई लास्ट कोई डिजिट नहीं है, जहां तक भी देखा जाए सब प्राकृत संख्या है। दूसरे नंबर पर जो संख्याएं 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत तक चलेगी, तो अनंत तक। तो यानी कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 0 से स्टार्ट होगी। तो प्रश्न ये बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो अपना आएगा 0, और सबसे छोटी प्राकृत संख्याओं की बात करें तो आएगा 1। इसी के साथ अपन अब चलते हैं पूर्णांक संख्याओं पर। पूर्ण और प्राकृत संख्याओं में या तो धनात्मक संख्याएं थी या केवल पूर्ण संख्या में 0 लग गया था, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं का अभी तक कोई भी इन चीजों में सम्मिलित किसी प्रकार से सम्मिलित नहीं किया गया है। तो पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होते ही, मैं जो उंगली कर रहा हूं वहां पे देखिएगा, ऋणात्मक संख्याओं ही सम्मिलित होते ही वो सभी पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। यानी कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू हुई थी, पूर्ण संख्या 0 से शुरू हुई है, और प्राकृत संख्या जो है ये आप लोगों के लिए ये जो संख्याएं हैं, जितनी भी जो संख्याएं हैं, ये माइनस की संख्याओं के साथ साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के साथ साथ 0 भी इसमें सम्मिलित होता है। यानी इधर की संख्या जितनी भी दिख रही होगी आप लोगों को, इधर की ऋणात्मक है और इधर की जितनी धनात्मक है, और बीच में ये 0 भी इसके साथ सम्मिलित किया गया है। ये होती है अपनी प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं। इनके बाद अपन जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे अगली स्लाइड देखता हूं मैं। तो अगली स्लाइड में आप देखो प्रश्न किस प्रकार से बने, जो अभी अपन ने चर्चा की वही चीज है। अब पूर्णांक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। अभी बताया मैंने, पूर्णांक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक संख्या, धन या धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या वो होती है जिनको प्लस के द्वारा, हालांकि जिनमें प्लस धनात्मक संख्याओं को प्लस नहीं लगाते वो वैसे ही धनात्मक मानी जाती है, फिर भी धनात्मक संख्याओं को प्लस द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक, यानी कोई सीमा नहीं है। दूसरी होती है ऋणात्मक संख्या है, जो 0 से पहले चलती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस प्रकार से ये पूर्णांक संख्याएं चलती है। इनको बोलते हैं ऋणात्मक या ऋण पूर्णांक संख्या, इनको माइनस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और एक विशेष बात, 0 जो होता है न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है, यानी 0 ना तो ऋणात्मक में आता है ना ही धनात्मक में आता है, 0 तो केवल 0 होता है। जैसे यहाँ 2 प्रश्न आपके सामने दिख रहे होंगे। पहला प्रश्न, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? अभी पढ़ी अपन ने, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। तो सबसे छोटी अगर प्राकृत संख्या अब पहुंची जाए तो वो है अपना 1। ये अपना यहाँ पे उत्तर होगा। दूसरी बात करें, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या मैंने कहा था ना, पूर्ण हो गया अपना कार्य। पूर्ण कब हुआ? जब उसमें 0 मिल गया, तभी जाके पूर्ण हुआ। तो ये होती है अपनी पूर्ण संख्या। अब इन पूर्ण संख्याओं के बाद आगे जब बढ़ेंगे अपन, तो 3 प्रकार की संख्या अपन ने पढ़ ली। अब आगे अपन बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। सबसे पहले सम संख्या। सम नाम से पता चल रहा है, सम यानी वह संख्याएं जो 2 से पूरी बार विभाजित हो, यानी कि 2 की संख्या का भाग जिसमें जाए वो सब की सब सम संख्या है। अब बड़ी संख्या आ गई, जैसे कि बड़ी संख्या आ गई, ये संख्या 8 2 3 4 2। अब तुम कहोगे सर इसका कैसे पता लगाएं कि इसमें 2 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा? तो इसका पता लगाने के लिए जो इकाई अंक होता है, अंतिम अंक, ये अगर 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक अंक हो, 0 2 4 6 8 में से कोई भी अगर एक अंक आ रहा हो इकाई की जगह, तो सब की सब सम संख्या है।
सब की सब सम संख्या हैं। अगर पीछे का यहाँ इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक आ रहा हो और इनके अलावा अगर दूसरा कोई आ रहा है जैसे कि 1, 3, 5, 7 और 9, इनमें से कोई एक आ रहा है तो यानी कि ये सब की सब विषम संख्या है, यानी कि सम संख्या नहीं है। उदाहरण के लिए यहाँ लिखा हुआ है आप लोगों के सामने 2, 4, 6, 8 और 10, यानी कि अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है सब की सब सम संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी बार जाता है। अगली चीज होती है विषम संख्या। किसे कहते हैं? क्या होती है विषम संख्या? ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, या ये कह सकते हैं जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, वो सब की सब विषम संख्याएं होती है। अब आप बोलोगे कि सर 0 क्या है? 0 सम है या विषम है? तो आप लोगों को बता दूं, वैसे 0 ना तो सम है ना विषम है। ये 0 मैंने क्यों लगाया? मैंने केवल इकाई अंक की जगह 0 हो तो सम संख्या बताइए, लेकिन अगर अकेला 0 की बात की जाए तो ये ना तो सम है और ना ही विषम है। ऐसा प्रश्न आया था एक बार पहले कि निम्न में से 0 क्या है, तो प्रश्न था उसमें सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, या सम या विषम कुछ भी नहीं है। तो यहां पर होगा सम और विषम कुछ भी नहीं है, वो है 0। तो ये होती है सम संख्या है और विषम संख्या है। तो ये इकाई अंक इसका ये रहा और इसका इकाई अंक होता है 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये हो गई अपनी सम और विषम संख्याएं। तो अभी तक अपन ने पढ़ी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। अब आगे बढ़ते हैं अपन अगले संख्याओं की तरफ। तो अगली संख्या आती है अपने भाज्य और अभाज्य संख्या। ये बहुत इससे सबसे ज्यादा प्रश्न जो यहां से पूछे गए संख्याओं से, तो सबसे ज्यादा प्रश्न भाज्य अभाज्य से ही अभी तक पूछे गए हैं। तो भाज्य अभाज्य को पढ़ना बहुत जरूरी है। भाज्य अभाज्य की बात करें अपन तो देखो भाज्य संख्याएं क्या होती है। सबसे पहले भाज्य की बात करें तो देखो किसी न किसी संख्या में किसी न किसी का भाग जाता है एक के अलावा। एक जानते हो, एक का तो समझ जाता है, जितनी संख्याएं बनी हुई है सब में एक का भाग जाता है, चाहे कोई सी भी संख्या हो दुनिया में, एक 0 को छोड़ के। लेकिन ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अलावा खुद का भाग जाता है और किसी का भी भाग नहीं जाता, तो वो होती है अभाज्य संख्याएं। पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। लेकिन जिसमें 0 और स्वयं उस संख्या के अलावा और का भी भाग जा रहा है, वो होती है भाज्य संख्या। जिसमें 1 और स्वयं उस संख्या के अलावा किसी और अन्य संख्या का भाग जा रहा है, उसे बोलते हैं भाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं एक यहां से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है और पिछली बार बना भी है कि सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। जैसे ये प्रश्न यहां लिखा हुआ है, बगल में लिखा दिया, मैंने तैयार कर दिया। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो इसमें विशेष ध्यान रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। ये प्रश्न कई बच्चों के गलत होता है। अब आप कहोगे सर 4 कैसे? देखो 0 ना तो भाज्य ना अभाज्य। बात करें एक की, एक जो आता है ये भी न भाज्य न अभाज्य, ना तो भाज्य नहीं अभाज्य, क्योंकि इसमें एक के अलावा कोई संख्या नहीं है। अगली चीज जो आती है वो होती है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखो यहाँ पे ये नीचे निशान लगा रखा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, तो ये भी भाज्य नहीं हुई। और 2 के बाद 3 भी अभाज्य, क्योंकि 3 में भी 1 और 3 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। क्यों हुई? क्योंकि 4 में 4 जो है इसमें 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है और खुद 4 का भी भाग जाता है, यानी कि 3 अंकों का भाग जा रहा है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 1 और स्वयं उस संख्या के अलावा किसी और का भाग जाए, सबकी सब भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो मुझे लगता है आपको ये भाज्य समझ में आ गया होगा। फिर भी अपन आगे बढ़ते हैं। फिर भी उम्मीद करता हूं अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।
अगली चीज है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या इसका जस्ट विपरीत है। इसमें केवल एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा, केवल एक का जाएगा और स्वयं का जाएगा, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाएगा। तो ये होती है अभाज्य संख्या। यहां से प्रश्न कहां से बनते हैं? आपको सबसे बड़ी चीज, यहां प्रश्न बनते हैं 1 से लेकर 100 के बीच में जो 25 अभाज्य संख्या है। 25 अभाज्य संख्या 1 से लेकर, तो पहला प्रश्न तो यही है कि 1 से लेकर 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर 100 के मध्य टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। टोटल कितनी संख्या है? 25, 1 से और 100 के बीच में। दूसरी चीज, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है यहां पर 2। दिख रही है? प्रश्न दिख रहा है अपना? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अब तुम बोलोगे सर 2 कैसे? देखो, एक मैंने कहा है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, कोई भी नहीं है, एक तो अकेला एक है। तो यहां पर सबसे एक के बाद क्या होता है? 2। अब 2 में या तो 1 का भाग जाएगा या केवल 2 का भाग जाएगा, उसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाएगा। तो यहां पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। इसको विशेष ध्यान रखना। ऐसा प्रश्न पिछली बार बना था एक बार और ऐसा बनने की संभावना भी है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुई? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2। अब इन्हीं प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं अपन। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं अपन। अब यहां पे 2 प्रश्न बने हैं बहुत प्यारे, इसी जो मैंने भाज्य अभाज्य पढ़ाया वहीं से। तो पहला प्रश्न जो 1 नंबर का प्रश्न है, ये 2 नंबर प्रश्न है अपना। तो पहले नंबर के प्रश्न में देखो, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? यहां पे गलत छपा हुआ है। तो निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अब मैंने अभी आपको अभाज्य संख्याएं दिखाई थी, उनमें से आपको पता लगाना है कौन सी, यानी वो संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भी भाग नहीं जा रहा हो। अभाज्य का मतलब क्या है? जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जा रहा हो। तो अभाज्य संख्या तो देखो 45, 45 में 1 का तो समझ जाता ही जाता है, इसके अलावा गौर करो 45 में 3 का भी भाग जाता है, इसमें 5 का भी भाग जाता है, यानी कहीं 1 से ज्यादा अंकों का भाग जा चुका है। तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरे चलते हैं 23, ये बिल्कुल एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें केवल 23 और 1 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता। 21 में देखो 3 का जा रहा है, 7 का जा रहा है। 33 में देखो 3 का जा रहा है, 11 का जा रहा है, सबके अलग अलग इसमें भाग जा रहे हैं। तो यानी अपना उत्तर क्या होगा? 23। ये होगा अपना उत्तर, यानी कि 23 में किसी का भी भाग नहीं जा रहा है, इसलिए क्या है? एक अभाज्य संख्या। तो ऐसा प्रश्न बहुत अच्छा बनने की संभावना है, तो इस पर विशेष ध्यान दें। हर टॉपिक से, हर संभावना जहां से बनेगी वहां से एक या दो उस प्रकार के प्रश्न बनाने की कोशिश की है मैंने, और लगभग हर कोर्स को मैं, हर टॉपिक को मैं क्लियर करवाने की प्रयास करूंगा। और कुछ छूट जाए तो आप कमेंट करके मुझसे कोई भी संभावना या जो किताब है, जो मैंने पुस्तक बताई आप लोगों को, उसके भी अगर कोई प्रश्न आपको दिक्कत दे रहा है या समस्या है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में उसका एक फोटो खींच के या कमेंट करके नंबर व संख्या बता के मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगला, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है? देखो यहां शब्द घुमा दे, इस शब्द को समझना है नहीं, क्योंकि अगर प्रश्न पूरा नहीं पढ़ा और तुम लोगों ने नहीं को नहीं पढ़ा तो तुम लोग क्या करोगे? निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अब तुम, और 11 तो है यार, तो फट से इसको लगा के आ जाओगे। जब और तुम्हारा उत्तर हो गया गलत, और गलत हो गया तो नंबर गए, और नंबर गए तो सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए प्रश्न को जितना भी पढ़ो आसानी से, आराम से पढ़ना है और आसानी से सवाल हल हो जाएगा। बस उसको धीरे पढ़ो और समझो कि वो क्या मांग रहा है। तो यहां तो अभाज्य संख्या मांगी थी उसने, यहां कह रहा है कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, यानी 3 है 1 नहीं है, और वो नहीं है जो ढूंढनी है। देखो 11 एक अभाज्य संख्या है, आपको जो अभाज्य संख्या मैंने अभी बताई है, लिखवाई है, वो आपको याद करनी है। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसका एक ट्रिक है कि आपको मनन करके हुए याद करना ही करना है। जो 25 अभाज्य संख्या है उनको रेगुलर याद करना है।
अब बात करें अपन अगली, तो बी में 13 देखो, 13 भी एक अभाज्य संख्या है। 17 अभाज्य, 21 देखो ये 3 और 7 से विभाजित है, यानी कि यहां पे अपना आंसर क्या होगा, डी। तो ये अपना आंसर होगा। अगले पे चले अपन, तो अगली जब अपन आगे बढ़ते हैं अपन, एक छोटा सा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है और ये पिछली बार आया हुआ प्रश्न है, और इसकी जो आज में आज की क्लास के बाद लास्ट में परीक्षा के पहले पिछली परीक्षाओं में आए हुए जो प्रश्न है उनको जब भी हल करवाऊंगा तो आप लोगों को ऐसे प्रश्न वहां जरूर मिलेंगे। तो देखो 40 और 55 के मध्य की अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। प्रश्न भी पूछ सकता है वो कि 40 और 55 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हालांकि ये उत्तर जो मैंने ऑप्शन बनाया है ये यही है कि कितनी संख्या है, 40 और 55 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, यही प्रश्न इसने बनाया। तो बात करते हैं अपन, तो पहले चलते हैं, सबसे पहले होती है 41, 41 के बाद आगे बढ़ते हैं अपन तो होती है 43, 43 के आगे बढ़ते हैं अपन होती है 47, 47 के अपन आगे बढ़ते हैं तो अपने सामने आता है 53, यानी कितनी संख्याएं आ गई, 4, यानी कि अपना उत्तर हो गया 4। लेकिन यहां पर इसने योग पूछा था लेकिन ऑप्शन गलत दे दिए, तो कोई बात नहीं है। तो इनका योग अगर पूछ ले, वो अगर संख्या पूछे कि कितनी संख्या है तो संख्या तो 4 आ गई। वो पूछे 10 और 20 के बीच में कितनी संख्या है, तो 10 अगर वो पूछ ले कि 10 व 20 के मध्य कितनी संख्या है, तो देखो 10 के 20 के बीच में एक तो 11 आती है, 13 आती है, 17 आती है और 19 भी आती है, यानी कि टोटल कितनी संख्याएं हो गई अपने, 4 संख्याएं, टोटल 4 संख्याएं अपने यहां पे हो गई। तो यहां पर भी 4 हो गई। अब लेकिन कह रहे हैं इनका योग, यहाँ योग ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन अपन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस सबको अपन कर लेंगे प्लस कर लेंगे, और जब प्लस करते हैं अपन तो देखो 3 4 10 13 1 14, 6 4 10 10 4 14 18, यानी कि इनका योग अगर वो पूछता ऑप्शन देता अपने तो अपने पास उत्तर आ जाता 184 184। तो ऐसा प्रश्न बने तब भी ये, और योग पूछ ले तब भी इस प्रकार से जो संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं उनको आप लोग जोड़ करके टोटल करके उनका आंसर निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन इसके लिए, तो अगली जो संख्या है अपनी उसका अगला जो चलेगी रील्स अपनी उनके बारे में आगे बढ़ते हैं अपन। तो अगला टॉपिक आया है अपनी छोटी और बड़ी संख्याएं। ये प्रश्न भी आया है पिछली बार, अभी जब अपन प्रश्न हल करेंगे तो सामने आएगा। देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे बड़ी। अपन बात करें अगर यहाँ करें 4 अंकों की तो सबसे छोटी जो होती है वो होती है 1000 और सबसे बड़ी जो होती है वो होती है 9999। 5 अंकों की बात करें अपन यहाँ पे, 5 अंकों की बात करें सबसे छोटी होती है 10,000 और सबसे बड़ी होती है 99,999। इसी प्रकार आप 6 अंकों की भी निकाल सकते हैं, 7 अंकों की निकाल सकते हैं, उसमें कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ करेंगे निकालते हैं अपन, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 1 लाख और सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो होती है 9,99,999। तो इस प्रकार 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 2 अंक क्या हो गए, 3 अंक हो गए, 4 अंक, 5 अंक और 6 अंक। एक और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 अंक का पूछ ले, 1 अंक को पूछ ले। यहाँ पर थोड़ा सा अपन कलर चेंज कर देते हैं ताकि तुम लोगों को दिखने में दिक्कत नहीं आए। अगर वो 1 अंक की पूछ ले अपन से, तो 1 अंक में क्या करना है, तो 1 अंक में सबसे छोटी संख्या होती है 1 और सबसे बड़ी होती है 9, 1 अंक की। तो इस प्रकार इनसे प्रश्न बने हैं और उन प्रश्नों को भी कक्षा के अंत में हल करेंगे अपन। तो ये होती है अंकों की संख्या। इसके अलावा इसमें एक प्रश्न भी बना रखा है मैंने, देखो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर।
तो पहले अंतर निकालने के लिए, अंतर का मतलब होता है बड़ी में छोटी घटाना। तो अंतर निकालने के लिए सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, 3 अंकों की, 3 अंक की बात कर रहे हैं अपन। और यहां पर 2 अंक की छोटी, 3 अंक की सबसे बड़ी और 3 अंक की सबसे छोटी पूछ रहा है, तो 3 अंक की सबसे छोटी होती है 100। जब इसमें से माइनस करेंगे अपन यहां पर, तो ये आ गया 899। यानी ऐसे प्रश्न भी बनते हैं कि प्रश्न ऐसे बन सकता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर ज्ञात करो। तो 4 अंकों, 5 अंकों की पूछ सकता है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह दे वो, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई आपके सामने ये। वो कह रहा है अब क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सॉरी यहां पर कुछ मिस्टेक हो गई है, इसको मिटा देते हैं अपन। हाँ, वो कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये लो। अगर इसमें से माइनस करेंगे अपन यहां पे 8 और 9 का 9, यानी अपना आंसर आ गया। ऐसे कोई सा भी प्रश्न बन जाए, बड़ी जितनी जो भी अगर सबसे बड़ी पूछ ली तो सब में जितने अंक पूछे, जितने भी अंक पूछे उतनी बार 9 लिख दो, जितनी भी बार पूछे उतनी बार 9 लिख दो। और छोटी पूछे तो फर्स्ट 1 लिख के और पीछे सारी 0 लगा दो, जितने अंक पूछे उससे 1 कम 0 लगा दो, 1 कम। जैसे 4 की पूछी तो 1 लगा के 3 0 लगा दो, तो उससे अपने निकल जाएगी। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद अगला, अब आते हैं अंकों के साथ खेलना। देखो अंक आगे पीछे कैसे भी अपन कर सकते हैं और उनसे संख्याएं बनती है। जैसे उसने दे दिया कि 3, 5, 7, 1 और 2, इनसे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। यानी पहले सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो अगर कभी ऐसा प्रश्न है सबसे बड़ी बनानी है तो याद रखो, बढ़ाने के लिए क्या करना है, सबसे बड़ा अंक आगे लिख दो, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। अगर कोई अंक अलग अलग दे दे वो और उसको उससे बड़ी बनाने की या छोटी बनाने की बोले, तो बड़ी बनाने के लिए बड़ा बड़ा अंक आगे और फिर घटते क्रम में उसको आप लिख देंगे, यानी कि उसको अवरोही क्रम में लिख देंगे। और छोटी बनाने के लिए उसको आप लोग आरोही क्रम में लिख देंगे। और फिर क्या कह रहा है, अंतर। तो अंतर का मतलब है माइनस, माइनस करेंगे 1 में से इधर से लिए तो 11 में से गए तो 4, यहां पर 1 11 और यहाँ 5 यानी कि 6, यहां पर 2 रह गए, 5 में से 1 2 12 में से गए तो 9, यहाँ पे 4 में से 2 तो 2 और यहाँ 62964 यानी कि अपना आंसर हो गया बी। तो अगर कोई भी अंक दे दे वो उसकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछे, या ये भी पूछ सकता है कि इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, और चारों ऑप्शन वो दे सकता है। यहाँ पर ऐसा ऑप्शन मिला के दे देगा, ऐसा ऑप्शन रहेगा उनमें एक, तो वो देगा, तो आप लोगों को वो भी इस तरह से निकाल। सबसे छोटी पूछ ले तो इनको सबसे छोटी बनाने के लिए सबसे पहले छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस प्रकार से आप अंक बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन इसके साथ, संख्याओं के साथ खेलने में। अब आगे चलते हैं। ये छोटी संख्याएं हो गई, हालांकि अभी बहुत सारा पार्ट बाकी है अपना, लेकिन फिर भी इनमें एक और चीज है और संख्याओं का ही पार्ट है कि आप लोगों को इनके घन और वर्ग यानी कि स्क्वायर और क्यूब आना जरूरी है। वर्ग, इसका स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग और क्यूब का मतलब होता है घन। सभी बच्चों को जितनों भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनको 20 तक, कम से कम 20 तक के वर्ग और 10 तक के घन कंप्लीट याद होना बहुत जरूरी है। मौखिक रूप से याद होना चाहिए। ऐसे प्रश्न बनेंगे अभी जब अपन प्रश्न हल करेंगे आज के क्लास के बाद, तो देखना आप लोगों को ऐसे प्रश्न नजर आएंगे जिनमें क्यूब यानी कि घन और वर्ग के प्रश्न बने हैं। और निकलता है कैसे, देखो अगर बात करें स्क्वायर कैसे बनता है, तो इसके ऊपर देखो 2 घात लगी हुई है प्रत्येक अंक के। 2 घात का मतलब होता है उसी अंक को 2 बार गुणा करना।
जैसे 1 का निकाला अपन ने तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 तो हो गया 1। 2 का निकालेंगे अपन 2 इंटू 2 तो 2 का हो गया यहां पर ये 4। इस प्रकार से अपन किसी का भी निकाल सकते हैं। तो 20 तक के आपको घन याद होना बहुत ही जरूरी है, सॉरी वर्ग याद होना जरूरी है, और 10 तक के घन याद होना आपको कंपलसरी है, ये याद रखना ही पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे एक छोटा सा प्यारा सा प्रश्न बन गया, ऐसा बना कि 256 किसका वर्ग है। अगर तुम लोगों को पता है कि 256 किसका वर्ग है, तुम आराम से इसको कर सकते हो, लेकिन अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो तुम लोग इसको नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अब सबसे पहले याद करो, 1 का होता है 1, 2 का होता है यहाँ पे 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225 और 16 का 256, 16 का यहाँ पे 256 ये होता है। तो वर्ग आपको याद करने पड़ेंगे। एक और प्रश्न ऐसा बन जाता है, देखिए प्रश्न सुनिएगा, मैं सुना रहा हूं। यदि किसी संख्या, यहाँ संख्या का नाम दे देगा, वो बोल देगा 13 को इसी संख्या से गुणा करने पर एक संख्या प्राप्त होगी, तो क्या प्राप्त होगी। यानी कि प्रश्न वही दिया, आपको वर्ग याद है तो आप प्रश्न का उत्तर कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि 13 को अगर 13 से गुणा किया जाएगा, यानी कि वर्ग में क्या होता है, उसी अंक को उसी अंक से गुणा, तो अपना आंसर आ गया 169। जैसे यहां किया था 16 इंटू 16 तो कितना आ गया 256। तो यहां भी 13 इंटू 13 यानी कि 169। तो इस प्रकार के प्रश्न पिछले साल आया है 2022 में, और मैं अभी बताने वाला हूं आपको। आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखो पिछले साल के जो प्रश्न हैं वो आप लोगों के सामने आ चुके हैं, और मैं सारे प्रश्न सिलेक्ट किए हैं, ढूंढ के लाया हूं कि कौन कौन से प्रश्न कब कब आए, और जो आज अपन ने जितना सा मैटर पढ़ा है उसी के प्रश्न है। जो रोजाना अपन जो जितना मैटर पढ़ेंगे उसी मैटर के प्रश्न, यानी जो परीक्षा में पूछे गए हैं उससे संबंधित प्रश्न मैं आप लोगों के लाऊंगा। और आप लोग किताब की सहायता लें, और भी मैटर जो एक्स्ट्रा मैटर है वो मैं एक्स्ट्रा आपको पढ़ाने वाला हूँ। किताब में नहीं रहेगा वो भी आपको मिलेगा, लेकिन किताब में आज ये समझ लीजिए आपका जो संख्या वाला पार्ट है, यानी प्रश्नावली प्रथम है, उसको अपन हल कर रहे हैं। वो कल पूरी होगी, कल वाले क्लास में, आज क्लास में पूरी नहीं हो पाएगी। प्रत्येक क्लास अपनी 50 से 60 मिनट की चलेगी, हो सकता है कोई क्लास 1.5 घंटे की भी चल जाए। तो आप लोगों को पूरी क्लास देखनी है, और देखने के बाद आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर उनको हल करना पड़ेगा, घर बैठ के अभी हल करना पड़ेगा आपको। तो चलते हैं अपन। पहला प्रश्न, यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर पेन ले लेता हूं मैं। 1 नंबर प्रश्न है, और ये प्रश्न है आपका 2 नंबर। तो देखो, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है। अभी ये वाला प्रश्न मैं बता चुका हूं पहले आप लोगों को कि 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है। आप लोगों को बताया था कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और आगे अनंत है, लेकिन ये 2 अंकों की बात कर रहा है तो 2 अंक अधिकतम होते हैं 99, क्योंकि 2 अंक की बात कर रहा है, तो 2 अंक की बात कर रहा है तो अधिकतम होते हैं 99। तो 99 की बात करें अपन तो यहां पर, तो अब 1 से लेके 9 तक तो एक अंक है, एकल अंक है यहां पे, एकल, ठीक है। अब उसके बाद 10 से शुरू होते हैं, तो 10 से कहां तक है 99 तक, यानी कि 99 में से प्रथम 9 अंक आप माइनस कर दो ये वाले, तो माइनस किए अपन ने, तो 9 में से 9 तो 0 और 9 के 9, यानी अपने सामने आंसर आ गया इसका
बी। समझ में आया? ये 2022 में प्रश्न आया है। तो यानी कि प्राकृत संख्याएं जो आपने पढ़ी थी कि 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, और प्राकृत पूर्णांक जो संख्याएं हैं वो 0 और 1 के साथ साथ उसमें ऋणात्मक संख्याओं का भी जोड़ दिया जाता है। यानी कि ऋणात्मक, धनात्मक और 0 से मिलकर जो संख्याएं बनती है उनको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ पर प्राकृत संख्याओं के बारे में प्रश्न बना जो अपन ने पढ़ चुके हैं। तो अगले प्रश्न पे आते हैं अपन, जो 2021 का है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल। अभाज्य संख्याएं पढ़ी अपन ने, भाज्य और अभाज्य। अब प्रथम 4 आपको पता होना चाहिए, प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन सी है। मैंने बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि जितनी भी अभाज्य संख्या आएगी 2 के बाद सबकी सब विषम रहेगी। केवल 2 ही एकमात्र सम संख्या है, यानी कि जो 2 है वो सम है भाज्य, सम अभाज्य है एकमात्र, ये याद रखना। तो ये क्या कह रहा है कि प्रथम 4, तो प्रथम 4 देखो, एक तो +2 +3 है, 3 के बाद 4 नहीं आते क्योंकि 4 भाज्य संख्या है। उसके बाद आते हैं 5, और 5 के बाद आएगा 6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 में आप लोग जानते हो 2 का और 3 का दोनों से डिवाइड होता है 6, यानी कि दोनों का भाग जाता है 2 का, और 3 का भाग जाता है 6 में। तो यानी कि अब उसके बाद आएगा 7। यानी कि अगर ये पूछ ले आप लोगों से कि 1 से 10 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो वहां आती है अपने 4। 1 से और 10 के बीच 4। अब इनका अपन क्या कर लेंगे, टोटल 2 3 5 5 5 10 और 7 17। यानी कि अपना ऑप्शन हो गया यहाँ पे डी। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। फिर भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रश्न हो गए। प्राकृत संख्या अपन पढ़ चुके हैं, भाज्य अभाज्य अपन पढ़ चुके हैं। अब और देखो कौन से प्रश्न आए, उनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न जो अभी अपन जस्ट थोड़ी देर पहले करके निपटे हैं वो ये कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है। मैंने बताया था कि बड़ी संख्या निकालनी है किसी भी अंक की तो उतनी बार 9 लिख दो। 7 अंकों की निकालनी है तो 7 बार 9 लिख दो, यानी 7 बार अपन लिखेंगे 9 बड़ी संख्या बनाने के लिए। तो बड़ी संख्या अपनी बन जाएगी ये 6 और ये 7 बार। तो 7 बार 9 लिख दिया तो सबसे बड़ी संख्या अपने लिए बन गई है। बड़ी संख्या बनाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटी संख्या बनाने वाला भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने छोटी बनाने के लिए बोला था कि जितने अंक की बोले उसमें 1 लगा के उससे 1 कम 0 लगा दो। यानी कि जैसे 4 अंकों की बोल रहा है तो एक तो अकेला 1 लगाना है, इधर साइड में लिख के दिखाता हूं आपको, 1 लगाना है और उसके पीछे 1 कम 0, यानी कि जितने हैं उससे 1 कम 0, यानी 4 है तो 3 0 लो। तो अब इसको करना है माइनस, यानी अंतर ज्ञात करना है। तो कितने 4 अंक है तो 4 अंकों के नीचे फिल कर देंगे, भर देंगे। ये लीजिए, ये लीजिए। अब आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। 9 में से ये 9 9 9 और 9 में से 1 माइनस किया तो यहां पर आ गया अपना 8 और फिर वापस 9 9 और 9। ऐसा अंक ढूंढ लो जहां आपको ऐसा मिलेगा वो उत्तर है, यानी कि उत्तर अपना आ गया डी। तो बड़ी संख्या बनानी कैसी बनाई, बड़ी संख्या 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये हो गई बड़ी संख्या। कैसे बनाई, जितने अंकों की पूछे उतनी बार 9 लिख दो। तो 7 पूछी तो 7 बार 9 लिख दिया। और छोटी निकालने के लिए जो 4 अंकों की पूछी तो 1 लगाओ, सिंगल 1, 1 का मतलब 1 लगा के उसके पीछे जितने अंक की पूछे उसे 1 कम 0 लगा दो। 4 की पूछे 3 0 लगा दो। तो ये हो गई संख्या। अब दोनों को माइनस किया तो अपने पास आंसर आ गया। आइए बढ़ते हैं अपन, और कौन से प्रश्न है अपने, ये लीजिए। ये भी अपने पिछले साल 2020 और 2020 में के सवाल हैं जो ये संख्या वाले टॉपिक से पूछे गए हैं। पहला सेम वही सवाल जो अभी अपन ने हल किया है, ये भी सवाल एक मिनट देख लेते हैं अपन, 2020 का डबल बार होल हो गया। तो ये सवाल अपन ने हल कर लिया है, यहाँ पर 15 ये वाला ये हल कर लिया अपन ने, सबसे बड़े। अगला
ये कह रहा है यहाँ पर 6 अंकों की, यहाँ पे 6 है, ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। अब यहां पर देखो दोनों बड़ी है, यहां पर दोनों बड़ी पूछा है उसने। यहां पर जो था 7 अंकों की तो बड़ी थी और 4 अंकों की छोटी थी, लेकिन यहां दोनों बड़ी है तो बड़ी निकालना और भी आसान है। जितने अंक की पूछा उतने ही अंक तुम लोग लिख दो, 9 कर दो उतनी बार। तो 6 बार 9 करो, 6 9 4 5 और ये 6। अब 5 बड़ी से बड़ी, फिर 9 5 बार। छोटी पूछता वो तो यहां 1 लगाते और 4 5 में से एक कम 4 0 लगा देते। अंतर पूछ रहा है, माइनस होगा, गया 0 0, 9 से 9 0, 9 से 9 0, 9 से 9 0 और ये 9 अकेला आ गया साहब यहां पर। यानी अपना ऑप्शन यहां पर डी सही है। डी को मैं थोड़ा सा सही करता हूं, छुप गया, तुम लोग वहां समझ रहे नहीं आएगा। तो अपना आंसर क्या हो गया यहां पर, डी। अपना आंसर हो गया यहां पे डी। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। तो कैसे किया, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, दोनों को माइनस किया तो ये अंतर अपन ने ज्ञात कर लिया। ये प्रश्न 2020 में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे बढ़ने के लिए अगला प्रश्न क्या है, देखें, ये भी ऐसा है प्रश्न है। ये सब प्रश्न जो थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो 0 3 6 7 9 से बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर लिखो। ये जो अंक है 5 अंक, इनसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है आप लोगों को। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है, कोई अंक 2 बार नहीं आना चाहिए। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए बोला था मैंने, क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधा जो भी है वो आप लोगों को लिखना है। 9 और इसके बाद 9 है, 7 है, 6 है और 3 है और 0। ये तो हो गई अपने बड़ी, कौन सी हो गई, ये हो गई अपने बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या अपने सामने हल हो गई यहां पे। तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब सबसे छोटी संख्या बनाते हैं अपन। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए, सबसे छोटी संख्या बनाएंगे अपन। तो सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो। तो सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, इसके लिए अगर अपन 0 आगे लगा देते हैं, इस क्रम को उल्टा कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, संख्या ही नहीं बनेगी, फिर तो 4 अंकों की संख्या रह जाएगी। तो सबसे छोटी बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले जो इसके 0 के पहले आ रहा है इस अंक को लिखेंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर उल्टे क्रम में चलेंगे, 6 7 और 9 यहां पर। समझ में आ रहा है, बता रहा हूं। फिर भाई बड़ी संख्या बनाने के लिए तो बड़ी आगे आगे लिख दो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब छोटी बनाने के लिए, छोटी बनाने के लिए क्या किया, अब नियम तो ये बनता है कि 0 आगे लिखें, फिर 3 लिखें। लेकिन अगर ऐसा किया तो यहां पर संख्या केवल 4 अंकों की, देखो कैसी बन जाएगी, 3 6 7 और 9, यानी कि संख्या 4 अंकों की रह जाएगी। लेकिन और क्या पूछ रहा है, 5 अंकों की। तो इसको क्या करेंगे, 3 को आगे लिखेंगे और 0 को उसके बाद लिखेंगे, तब दोनों अंक काम आ जाएंगे। फिर उसके बाद सब उल्टा लिखेंगे, 6 7 और 9। अब क्या करेंगे, वो कह रहा माइनस करो, यानी कि अंतर ज्ञात करो। तो 0 में से 9 नहीं गया, इधर से लिया 10 में से गया तो 1, यहाँ 2 का 12 में से 7 गया तो 5। समझ में आ रहा है भाई। 6 से बने इधर एक दहाई ली, यहाँ हो गए 12 में 7 गया 5, यहाँ कितने रह गए 5। अब 5 से 6 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से 1 लिया, इसको दहाई ली और तो यहाँ हो गए 6 5 का हो गया 15 में से गया तो 9। अब क्या बच गया 7। अब 7 नहीं है क्योंकि एक इधर दे चुका है, तो यहाँ क्या है 6 और 9 में से 3 गए तो 6, यानी कि 66 951, 66 951। ऐसा जो ऑप्शन आ रहा है वही अपना ऑप्शन है। कहां पर आ रहा है, सी, 66 951। तो
तो इस प्रकार से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बारे में अपन जानकारी कर सकते हैं। लेकिन इसी ध्यान रखना, अगर जीरो वो इसमें डाल दे, ये जीरो का विशेष ध्यान रखना, तो उस जीरो को क्या करना है, आप लोगों को उस जीरो का विशेष ध्यान रखना है, और वो जीरो मिट नहीं जाए, वो जीरो छूट नहीं जाए, आगे पीछे ना लिख दें, ये ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मैंने पाठ शुरू होना, जब आज क्लास शुरू हुई थी उस टाइम पे समझाया था। उसके सत्य और असत्य, यानी कि कौन सा कथन सत्य है, सत्य ढूंढना है अपन। 4 ऑप्शन है। शून्य एक विषम संख्या है। मैंने कहा था विषम संख्या, शून्य न तो सम है न ही विषम है, क्योंकि विषम शुरू होती है 1 से और सम शुरू होती है 2 से। तो जीरो तो ना तो सम है ना विषम, तो पहला कथन तो क्या है, असत्य, गलत है। दूसरा, शून्य एक सम संख्या नहीं है, तो ये कथन भी क्या है, गलत है। अगला, शून्य एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या याद करो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है आप लोगों की वो है 2, जो एक सम संख्या भी है। तो यानी कि शून्य तो इसमें आया नहीं, तो ये भी कथन अपना गलत है। अब शून्य न तो विषम है न ही सम है, बिल्कुल सही। शून्य न तो विषम संख्या है न ही सम संख्या है, न ही भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। शून्य आएगा पूर्ण संख्या में और पूर्णांक संख्या में। प्राकृत संख्या में शून्य का कोई रोल नहीं है, तो इसका उत्तर हो गया अपना डी। तो ये आज की अपनी क्लास थी दोस्तों। उम्मीद करता हूं सारे टॉपिक मैंने तुम लोगों को प्रकाश डाला है मैंने, और प्रयास किया है कि सभी टॉपिक क्लियर हो। फिर भी कोई टॉपिक छूटता है आप घर बैठ के हल करें। कम से कम आपको घर पे 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पर सिलेक्शन होगा, नहीं तो अपन बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास इसी के साथ समाप्त करता हूँ। कल अपनी आगे की वाली क्लास शुरू करने वाले हैं, तो उसमें जरूर आप लोग उसको देखें, उसका भाग लें। पूरा कोर्स में नवोदय की परीक्षा के 5 से 7 दिन पहले खत्म करवा दूंगा। उसके बाद वीडियो को आप रोजाना कम से कम 2 से 4 बार देखें और उसको प्रत्येक क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करें। जो भी प्रश्न नहीं आता है मेरे से पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।